यदि बोर्ड एग्जाम में ना चाहते हो रोना, यदि बोर्ड एग्जाम में ना चाहते हो रोना, तो डीजे सर चैनल के वीडियो को ना छोड़ना। जैसे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोग के सर पर है और बिल्कुल भी आप लोग के पास समय नहीं है। और याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। चप कर पढ़िए, चपा कर नहीं, और रेगुलर स्टडी कीजिए डीजे सर चैनल के साथ और रेगुलर स्टडी कीजिए। बिल्कुल भी समय नहीं है, ये मानकर आप लोग को तैयारी अपनी करनी है। यूपी बोर्ड एग्जाम की घट रही है दूरी, यूपी बोर्ड एग्जाम की घट रही है दूरी। अरे अब तो अपनी तैयारी कर लो पूरी। तो डिस्टेंस बिल्कुल भी आप लोग के पास समय नहीं है, और रेगुलरली स्टडी कीजिए, और इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर करते चलिएगा। चलिए देखिए, अर्थशास्त्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्लास 12th के बालकों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र का ये महत्वपूर्ण सेशन कृषि अर्थशास्त्र के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अर्थशास्त्र के देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल किया गया है, और एक ही प्रश्न है, और लेकिन पूरा का पूरा फुल डिस्कशन इस पर होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का बहुत सारा जो अति लघु भी कंप्लीट होगा, लघु उत्तरीय भी कंप्लीट होगा, और दीर्घ उत्तरीय तो आपके समक्ष दिख ही रहा है। देखिए पहला जो प्रश्न निकल के आ रहा है, सकल राष्ट्रीय आय। देखिए यहाँ पर जो मैं बातें कर रहा हूँ पहले आप लोगों का प्रश्न उत्तर प्रश्न क्या है, आप लोगों का प्रश्न पूछा गया जो इसमें देखिए प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं, क्या क्या है, उसका जो पूरा का पूरा फुल डिस्कशन करना है। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों का वर्णन कीजिए। चलिए बात करते हैं इसमें अंदर हम लोग डिस्कशन। तो किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुएं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही हम लोग बोलते हैं डिस्कशन राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाली वस्तुएं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। कहने का मतलब क्या डिस्कशन की एक जो अगर आपने कृषि किया, ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हैं या खेती कोई ले रहा है, मैं पार्टिकुलर देखिए किसान फैमिली से बिलोंग भी करता हूँ, हम लोग कृषि खुद भी करते हैं। आप लोग देखे हुए भी हमारे कई ऐसे वीडियोस जो कि जिसमें हम लोगों ने कृषि वगैरह में अपना महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप लोगों को मिल रहा है डिस्टेंस, अगर आप खेती कर रहे हैं, कोई भी मान लीजिए चीज़ें हो गई, जैसे गेहूँ का आपने पैदावारी किया, ठीक है, तो गेहूँ पैदा हुआ, गेहूँ से आपने पहले आप लोग गेहूँ जब बोए तो देखिए किसानी प्रक्रिया जो होती है उसको पूरा करते हैं आप लोग, फिर आप लोगों को गेहूँ प्राप्त हुआ, फिर उसको धोना पीसना, ये करना वो करना, मतलब अंतिम समय तक, यानी रोटी जब तक बन के आपने उसे खा नहीं लिया, तो ये पूरा का पूरा जो डाटा मिलता है, निकल कर सामने आता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय के तौर पर देखते हैं। किसी देश के नागरिकों का सकल घरेलू एवं विदेशी आउटपुट सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। सकल घरेलू एवं विदेशी जो आउटपुट होता है resource, उसे ही हम लोग बोलते हैं, किसी भी नागरिक को अगर देखा जाए तो उसे ही हम लोग बोलते हैं सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो डिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। तो अगर अति लघु में पूछता है तो अब देखिए जो मेन हम लोग को बातें करनी है यहाँ पर इस प्रश्नों की श्रृंखला में, मैंने तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय के बारे में इसलिए मैंने बात कर दिया क्योंकि अति लघु में अगर पूछ देता है आप लोग से तो आप कर जाएंगे। और राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों कर आप जानने से पहले आपको तो ये तो पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय होता क्या है, इसीलिए मैंने राष्ट्रीय आय के बारे में आप लोग के साथ डिस्कस किया। अब चलिए मेन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पर आते हैं। हम लोग का प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय आय मापने की विधियां। देखिए देशों राष्ट्रीय आय मापने की विधियां देखा जाए तो कई हैं, निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बात करते हैं हम लोग। देखिए पहली महत्वपूर्ण विधि क्या है? उत्पादन विधि। क्या है दोस्तों? पहला विधि जो है वो उत्पादन विधि है। क्या है? उत्पादन विधि, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादन विधि के साथ ही साथ हम लोग उसे बोलते हैं मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि विधि यानी उत्पादन विधि के साथ ही साथ हम लोग उसे किस नाम से जानते हैं डिस्टेंस? मूल्य वृद्धि विधि नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है कि इस विधि में अगर देखा जाए तो मूल्य वृद्धि दृष्टिकोण से देखा जाए तो राष्ट्रीय आय मापी जाती है। इस विधि में क्या किया जाता है कि मूल्य वृद्धि दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। इस विधि द्वारा क्या होता है डिस्टेंस? राष्ट्रीय आय मापने के निम्नलिखित चरण होते हैं। निम्नलिखित चरण कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बातें हैं, इस पर हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। देखिए उत्पादन या तो अगर मूल्य वृद्धि विधि को अगर आप लोग बात करें तो डिस्टेंस देखिए इसके मापने की कौन-कौन से चरण हैं। तो देखिए पहली जो महत्वपूर्ण बात आती है निकल कर इसमें, तो देश के आर्थिक क्षेत्र में स्थित जो उत्पादन इकाइयों की औद्योगिक वर्गों में बाँटना। पहली महत्वपूर्ण बात क्या आता है इसमें? देश के आर्थिक क्षेत्र में स्थित उत्पादन इकाइयों को औद्योगिक वर्गों में डिवाइड कर दिया जाता है, इसको बाँट दिया जाता है। जैसे कृषि खनन हो गया, ना? जैसे क्या हो गया आप लोगों का? कृषि खनन हो गया, विनिर्माण की बात हो गई।
बैंकिंग की बात हो गया, व्यापार का बात हो गया, एडिशंस यहाँ पर आदि, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, ये सभी चीज़ों को जो है औद्योगिक वर्गों में बाँटा जाता है और निम्नलिखित चरणों के प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रों की साधन लागत पर क्या किया जाता है, शुद्ध मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है कि शुद्ध-शुद्ध अगर देखा जाए तो इसमें मूल्य वृद्धि कितनी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है ना? तो ये सभी व्यवस्थाएँ निकल के इसमें आती है एडिशन सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ तथ्यों को और देखते हैं हम लोग। देखिए, इसमें जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दूसरे तीसरे पॉइंट की ओर हम लोग देखा जाए तो मूल्य वृद्धि विधि में देखा जाए तो सभी औद्योगिक क्षेत्रों की साधन लागत पर क्या होता है, शुद्ध मूल्य वृद्धि को जोड़कर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है ना। शुद्ध मूल्य वृद्धि को जोड़कर क्या किया जाता है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने की जो व्यवस्था होती है कहीं न कहीं से इस विधि के अंतर्गत देखी जाती है। अगर देखा जाए इस विधि में जो एडिशंस क्या और बातें आ रहा है तथ्य सामने निकल कर, तो अगले नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो साधन लागत पर क्या होता है एडिशन। देखिए, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में अगर देखा जाए तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, शुद्ध आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते हैं। यानी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध जो साधन आय होता है उसे जोड़कर क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से राष्ट्रीय आय वर्क करता है, एडिशंस काम करता है। चलिए तथ्यों में हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए सावधानियां कौन कौन सी बरतनी है। यानी ये जो उत्पादन विधि है, ये जो आप लोग पहली विधि पढ़ रहे हैं, कौन सी पहली विधि था, उत्पादन विधि है, जैसे मूल्य वृद्धि विधि। उत्पादन विधि या तो मूल्य वृद्धि विधि के बारे में बात करें तो इसकी सावधानियां भी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, उन सावधानियों पर भी ध्यान देना बड़ा जरूरी होता है। कभी कभी सावधानियों को भी पूछ देता है। तो देखिए सावधानी क्या है उत्पादन अगर देखा जाए विधि में, तो उत्पादन विधि के द्वारा क्या होता है, एडिशंस राष्ट्रीय आय मापने में निम्नलिखित सावधानियां रखना आवश्यक होता है। यानी इन बातों का ज्ञान जो है वो अत्यंत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है, ठीक है। इसमें देखिए पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला महत्वपूर्ण पॉइंट, उत्पादन की दोहरी गणना से बचें। उत्पादन की दोहरी गणना से इसमें बचना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, इसके लिए कुल उत्पादन का मूल्य लेने के बजाय प्रत्येक उत्पादन इकाइयों का क्या करते हैं, केवल शुद्ध मूल्य वृद्धि ही लेते हैं। क्या करते हैं, शुद्ध मूल्य वृद्धि ही ले। इस प्रकार क्या होता है, राष्ट्रीय आय के मापने में दोहरी गणना की समस्या से बचा जा सकता है। यानी दोहरी गणना के मापन की समस्या जो होती है वो इसमें समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ये उत्पादन विधि की बात हो रही है, यहाँ पर उत्पादन विधि, मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं इसको ना। देखिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़े, इसमें अगर देखा जाए तो उत्पादन की दोहरी गणना से बचें। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन। देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्पादन के बारे में हम लोग बात करें। देखिए या ये जो दूसरा पॉइंट आप लोग को जुड़ के मिल रहा है, स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन जिसकी कीमत लगाई जा सकती हो, उत्पादन में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है जिसकी कीमत लगाई जा सकती है उत्पादन में, उसको निश्चित तौर पर आप शामिल कर सकते हैं। इससे राष्ट्रीय आय का सही अनुमान लगेगा। कहने का मतलब है कि एडिशंस के अगर उदाहरण के तौर पर हम लोग इसको समझने का प्रयास करें, देखिए कि उत्पादन विधि में अगर देखा जाए तो उत्पादन के लिए यदि यदि एक परिवार में गेहूं का उत्पादन करता है तो उसका एक भाग परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रख लेता है। तो इस स्वयं उपभोग के लिए रखे गए उत्पाद का जो मूल्य होता है उत्पादन में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है उत्पादन में ही शामिल करेंगे। कहने का मतलब जैसे हम लोग खुद भी किसान है, तो हम लोग का जब भी गेहूँ हो गया, चावल हो गया, तो जो भी फसली नगद पैदा होते हैं और तो उनको हम लोग देखिए रख लेते हैं पहले। भाई जाहिर सी बात है किसान वगैरह जो होते हैं तो कुछ के लिए उनको भी तो कुछ के लिए खुद के लिए रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या, एडिशंस की देखिए उदाहरण के लिए देखा जाए तो एक परिवार में गेहूं का उत्पादन तो करता है, लेकिन उसका एक भाग जो होता है परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रख लेता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इस स्वयं उपभोग के लिए रखे गए उत्पादन का मूल्य जो है वो नहीं जोड़ा जाएगा, तो मूल्य उत्पादन में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। यानी स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन, यानी इसको हम लोग कहते हैं उत्पादन विधि के अंतर्गत। ये देखिए इस बात का ध्यान देना जरूरी होता है। तो ये महत्वपूर्ण जो है कुछ सावधानियां हैं जिसका कि ध्यान रखना पड़ता है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट में अगर देखा जाए तो तीसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आएगा सावधानियों में अगर देखा जाए तो पुरानी वस्तुओं का विक्रय। पुरानी वस्तुओं का विक्रय चालू उत्पादन में क्या होता है, रेशंस की चालू उत्पादन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इनका मूल्य पहले ही उत्पादन में शामिल किया जा चुका है। लेकिन इस विक्रय के पीछे जो सेवाएं हैं उनका मूल्य इसमें अवश्य शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इनका उत्पादन नया है। मान लीजिए आप एक पुरानी साइकिल बेचते हैं और इस साइकिल का मूल्य उत्पादन मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा। भाई जाहिर-सी बात है उत्पादन मूल्य में इसको क्यों शामिल करेंगे आप, ठीक है ना? क्योंकि आपने पुरानी चीज़ को आप
चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग आगे, यहाँ पर देखते हैं कुछ अन्य पॉइंटों को। देखिए जब यहाँ पर देखते हैं सावधानियां में, तो क्या क्या उत्पादन मूल्य में शामिल नहीं किया जाए, क्योंकि इसे उत्पादन में तब शामिल किया गया था जब नई साइकिल बेची गई थी। तो उस समय ही जब इसको शामिल कर दिया गया, तो पुनः यानी ऐसी जो सावधानियां होती हैं वो निश्चित तौर पर बरतनी होती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, उत्पादन विधि या तो मूल्य वृद्धि विधि, ये दोनों नामों से मतलब एक ही नाम समझिएगा उसको। तो यहाँ पर पहले डिस्कस किया गया पहली विधि। अब चलिए बढ़ते हैं राष्ट्रीय आय को मापने की जो दूसरी विधि है डिस्टेंस, यहाँ पर वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। आय वितरण विधि क्या है डिस्टेंस, आय वितरण विधि। देखिए आय वितरण विधि क्या है, इस पर हम लोग अगर बात करते हैं आय वितरण विधि पर, तो ये क्या है। इस विधि में अगर देखा जाए डिस्टेंस, तो इस विधि में क्या होता है, राष्ट्रीय आय उस समय मापी जाती है जब उत्पादन इकाइयां आय को, देखिए उत्पादन इकाइयां क्या होता है, आय को साधन के स्वामियों में बांटती है। किसमें बांटती है डिस्टेंस, साधन के स्वामियों में। तो इस विधि में देखा जाए, आय वितरण विधि में अगर देखा जाए, तो इस विधि में राष्ट्रीय आय उस समय मापी जाती है जब उत्पादन इकाइयां आय को साधन के स्वामियों में बांटती है। इसके मापने के निम्नलिखित चरण हैं। देखिए निम्नलिखित चरण का मतलब क्या है, कि किन-किन चरणों में इनको हम लोग इनका अध्ययन करते हैं, उस पर हम लोग बातें करने जा रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है डिस्टेंस की उत्पादन इकाइयों का औद्योगिक निर्माण के क्षेत्रों में वर्गीकरण, जैसे कृषि हो गया। देखिए क्या होता है इसमें, अगर देखा जाए तो कृषि की बात हो गई, वानिकी की बात हो गई, विनिर्माण की बात हो गई, बैंकिंग व्यापार की बात हो गई, आदि जितनी भी बातें होती हैं, कहा देखा जाए प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र जो होता है द्वारा भुगतान की गई निम्नलिखित साधन आयों का अनुमान लगाएँ। तो इन सभी तथ्यों को जो हम लोग अध्ययन करते हैं, तो वो करते हैं हम लोग की जो सेकंड विधि है। कौन सी विधि है एडुएशंस, आप लोग के समक्ष यहाँ पर दिखाया गया था, आय वितरण विधि, ठीक है ना, आय वितरण विधि। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर एडुएशंस, तो साधनों का अनुमान लगाने, निम्नलिखित साधनों का आयों का अनुमान कैसे लगाया जाता है। यानी कर्मचारियों का जो आय वितरण विधि में देखा जाए, तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक को देखा जाता है, किराया देखा गया, ब्याज देखा गया, लाभ एक औद्योगिक वर्ग द्वारा भुगतान की गई साधन आयों का उस क्षेत्र द्वारा साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि के समान होता है। तो इसे आय ये हो जाएगा आप लोगों क्या, आय के तौर पर देखते हैं इसको हम लोग डिस्टेंस ना, ये आय वितरण विधि की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आय वितरण विधि का बात हो रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस शामिल किया जाता है आय वितरण विधि को। और आइए जानते हैं इसको। देखिए तत्व तो इसमें भी जुड़े गए हैं कि आय वितरण विधि में मुख्य रूप से अगर देखा जाए, तो मात्रा किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो देखिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए सभी औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा भुगतान की गई साधन आयों का जोड़, यानी को जोड़ें। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात करने के लिए सभी औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा भुगतान की गई साधन आय जो होती हैं, उनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। उनको जोड़ें। तो जोड़ने से क्या मिलता है, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है ना। तो आय वितरण विधि इस तरीके से वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग अगर बढ़ते हैं डिस्कशन, तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़े। यानी इस विदेशों से अगर बातें काम हो रहा है, तो वहाँ पर उन सभी चीज़ों का भी जो आय है, तो उन्हें उसमें भी उन आयों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो उससे भी हम लोग आय वितरण विधि के महत्वपूर्ण पॉइंटों में ही देखते हैं। देखिए यहाँ पर जब बातें हो रही हैं डिस्टेंस, तो यहाँ पर अब इस चीज़ों का जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सावधानी आय वितरण विधि में हम लोग को क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। यानी आय वितरण विधि जो होती है, उसमें किन सावधानियों का विशेष ध्यान देना चाहिए। डिस्टेंस यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा, तो लीजिए सचलन से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा, और इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर। डिस्टेंस बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा है धीरे धीरे, अब आप सभी लोगों की के नियर, और बढ़ा लीजिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रति थोड़ी सी अपनी केयर। सावधानी निरसन से अगर देखा जाए, तो आय वितरण विधि में, तो आय वितरण विधि द्वारा क्या होता है, राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित सावधानियां रखना, यानी निम्नलिखित सावधानियों का ज्ञान जो है वो नितांत आवश्यक है, एकदम जरूरी है। देखिए पहला क्या महत्वपूर्ण अगर बातें में बात किया जाए, तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अनुमान लगाते समय कर्मचारियों को मिलने वाली नगद मजदूरी के अलावा सुविधाओं के रूप में मिलने वाली सभी लाभ शामिल करने चाहिए। ठीक है, ये देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ा गया इसमें। क्या किया जाता है, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का अनुमान लगाते समय कर्मचारियों को मिलने वाली जो नगद मजदूरी रहेगी, उसके अलावा भी जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उन पर भी जो वाली सभी लाभ शामिल करने चाहिए उनको। कि आपको भी जैसे कहते हैं नहीं कि कोई भी जॉब वगैरह करता है, तो सरकारियों की तरह प्राइवेट वाले भी होंगे, टीडी ये मिलेगा वो मिलेगा उनको नहीं, तो कर्मचारियों को मिलने वाले केवल नगद भुगतान ही शामिल नहीं करना चाहिए। यानी प्राप्त होने वाले जो केवल नगद भुगतान इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे, बल्कि हर तथ्यों पर लेकर बात किया जाएगा। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम यहाँ पर आगे और देखते हैं कुछ अन्य तथ्यों को। देखिए अगर नेक्स्ट तथ्य में देखा जाए आय वितरण विधि में हम लोग, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पर,
आय वितरण विधि की अगर महत्वपूर्ण अगर देखिए सावधानियों में देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्याज का अनुमान लगाते समय, यानी डिस्टेंस आय वितरण विधि में देखा जाए तो ब्याज का क्या लगाते समय, अनुमान लगाते समय केवल उत्पादन के लिए दिए गए ऋण जो होंगे पर मिलने वाले ब्याज ही शामिल किया जाना चाहिए। क्या कहने का मतलब है कि उत्पादन के लिए जो ऋण लिया जाएगा केवल उन्हीं पर ब्याज जो होगा वो शामिल किया जाएगा। आय वितरण विधि में देखा जाता है तो इस बात का जो सावधानी ध्यान देना जरूरी होता है। उपभोग के लिए ऋण पर दिए गए जाने वाला ब्याज जो है गैर साधन आय है, अतः यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। ठीक है ना, इस चीज को छोड़ देते हैं। जैसे क्या हो गया, उपहार की बात हो गई, दान की बात हो गई, कर की बात हो गई ना, जुर्माना की बात हो गई, लॉटरी हो गया, आदि से आय साधन आय ना होकर ये हस्तांतरित आय है। हस्तांतरित आय का मतलब हो गया एक हाथ से निकला दूसरे हाथ में गया, तो इसे इन्हें राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता है, नहीं या नहीं करते हम लोग। भाई उपहार में चीजें मिल रही हैं किसी को चीजें दान में मिल रही हैं, कर के रूप में मिल रही हैं, जुर्माना के रूप में मिल रही हैं, लॉटरी के रूप में मिल रही हैं, तो अगर ऐसी व्यवस्थाओं से आय साधन होता है तो आय ना होकर ये हस्तांतरित आय है, यानी आय जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया, अतः इन्हें राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं करते हैं। यानी आय वितरण विधि का जो ये है सावधानी, मतलब इस सावधानियों को ध्यान रखना नितांत आवश्यक होता है, यानी कंपल्सरी होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं एडिशंस, यहाँ पर देखते ही देखते देखिए हम लोग आ गए अपने तीसरे महत्वपूर्ण विधि की ओर, अंतिम व्यय विधि। अंतिम व्यय विधि देखिए एडिशंस, अंतिम व्यय विधि क्या है, यहाँ पर तीनों विधियों के बारे में बात किया गया, पूरा फुल डिस्कशन आप लोग के साथ। तो यदि और एडिशंस कोई ना कोई एक विधि जरूर पूछता है आप लोगों का, और यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न तो ऐसे ही बहुविकल्प आप लोग को अतिलघु में मिल गए, और उसके बाद एडिशंस सकल घरेलू उत्पाद की बात जो की गई तो उसके बारे में एडिशंस बताया गया आप लोग को, राष्ट्रीय आय के बारे में। तो ये किसे कहते हैं हम लोग, तो इस पर ही बातें आप लोग के साथ हो रहा है। अंतिम व्यय विधि या तीनों का अगर स्थिति पूछ दिया जाए तो दीर्घोत्तरी हो जाएगा आप लोगों का ना। तो अंतिम व्यय विधि में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय आय जो होता है व्यय बिंदु पर भी मापी जा सकती है। किस पर मापा जा सकता है डिस्टेंस की, व्यय राष्ट्रीय आय जो होता है वो व्यय बिंदु पर भी इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। किस पर, व्यय बिंदु पर भी माप कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। इस विधि में क्या होता है डिस्टेंस, पहले हम बाजार कीमत पर क्या करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद मानते हैं जो कि उपभोग और निवेश हेतु, देखिए किसके हेतु, उपभोग और निवेश हेतु अंतिम उत्पादों पर होने वाला व्यय है। अंतिम उत्पादों पर होने वाला जो व्यय होता है, इसमें से हम स्थिर पूंजी का उपभोग और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाकर और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़कर राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से हम लोग अंतिम आय प्राप्त करते हैं। तो अंतिम राष्ट्रीय आय को प्राप्त करने की ये अंतिम व्यय विधि कहलाती है। ठीक है, यह तीसरी विधि है और इम्पॉर्टेंट एडिशंस। आइए ये बात भी जान लें कि इसमें भी कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतना ज़रूरी होता है। तो सावधानियों में अगर देखा जाए तो देखिए सावधानियों में तो व्यय यानी व्यय विधि द्वारा क्या होता है, राष्ट्रीय आय मापने में निम्नलिखित सावधानियों का ज्ञान जो है वो नित्यांत आवश्यक है। पहला देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट जो जुड़ता है सावधानियों में, तो मध्यवर्ती मध्यवर्ती उत्पादों में होने वाले जो व्यय को शामिल न करें, ताकि व्यय की दोहरी गणना से बचे, केवल अंतिम उत्पादों पर होने वाले व्यय को शामिल करें। यानी अंतिम उत्पादों में पर होने वाले जो व्यय होते हैं उनको शामिल करने से क्या होता है डिस्टेंस की दोहरी गणना से बच जाता है व्यक्ति। ठीक है ना, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है जिन पर भी ध्यान देना नितांत आवश्यक होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण पॉइंटों में अगर देखा जाए तो शामिल करते हैं हम लोग जब यहाँ पर, तो देखिए उपहार की बात हो गई, उपहार के बारे में अगर बात करें हम लोग, दान के बारे में बात करें, कर के बारे में बात करें, छात्रवृत्ति के बारे में बात करें, आदि के रूप में होने वाले जो व्यय होता है, वो अंतिम उत्पादों पर होने वाला व्यय नहीं होता है। ये देखा जाए तो उपहार हो गया, दान हो गया, कर हो गया, छात्रवृत्ति आदि के जो रूप में प्राप्त होने वाला जो व्यय होता है, उन्हें हम लोग अंतिम उत्पादों पर होने वाले व्यय के रूप में नहीं है। हस्तांतरित व्यय है जिन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। पुरानी वस्तुओं के खरीदने पर होने वाला जो व्यय शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ये वस्तुएं पहली बार खरीदी गई हैं तो इन वस्तुओं पर गई तो इन पर किया गया शामिल हो चुका है, मतलब जो भी इनका रेट वगैरह था तो इसको पहले ही हो चुका है। तो इस तरीके से डिस्कशन देखिए, यहाँ पर 3 विधियों पर बात किया गया राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की, और उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उनके क्या गुण हैं, उन पर पूरा पूरा फुल डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया। डिस्कशन आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। वीडियो थोड़ा सा भी वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें डिस्कशन। और मैंने जो एक नंबर दे रखा था आप लोग के लिए डिस्कशन, उस नंबर का लाभ जरूर उठाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ से भी नंबर मिल जाएगा आप लोग को, तो उस नंबर से व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। तो जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना ही पड़ेगा, उस